1980 की दहाई में ईरान इराक जंग के बाद इराकी मईशत लगभग तबाह हो चुकी थी और इराक माशी तौर पर इंतहाई कमजोर हो चुका था और दुनिया में कई ममालिक का मकरूज भी था। तो उस वक्त इराक के सदर सद्दाम हुसैन थे। ऐसे में इराक के पड़ोसी मुल्क कुवैत ने इराक से अपना कर्जा वापस करने का मुतालबा कर दिया जो उन्होंने जंग के दौरान इराक को दिया था। मगर सद्दाम हुसैन के लिए ये मुतालबा किसी धक्के से कम नहीं था। तो सद्दाम हुसैन के पास कुवैत को देने के लिए कुछ नहीं था, लिहाजा उन्होंने कुवैत को इनकार कर दिया। कुवैत के अमीर जाबिर सब्बाह सद्दाम हुसैन से मुतालबा कर रहे थे कि हमारा कर्ज वापस किया जाए, लेकिन सद्दाम हुसैन किसी भी तौर पर कर्जा वापस करने को तैयार नहीं थे। ऐसे में कुवैत के अमीर ने सऊदी अरब के साथ मिलकर आलमी मंडी में तेल की कीमत को इंतहाई कम कर दिया, जिससे तबाहाल इराक की मैशत को मज़ीद नुकसान पहुंचा। कुवैत के इस इक़दाम ने सद्दाम हुसैन को सिकवा कर दिया था और सद्दाम हुसैन और कुवैत पर हमले का मंसूबा बना चुके थे। यहाँ ये बताते चले कि ईरान से जंग लड़ने के बाद इराक की मैशत तो तबाह हो चुकी थी, मगर इतनी तवील जंग लड़ने के बाद इराकी फौज बहुत मजबूत और ताकतवर हो गई थी और इसी मजबूत और ताकतवर फौज का फायदा उठाते हुए सद्दाम हुसैन ने इराकी तेल चोरी करने का इल्जाम लगाकर कुवैत पर 2 अगस्त 1990 को हमला कर दिया। लाखों की तादाद में इराकी फौजी कुवैत की सरहद में दाखिल हो चुके थे और फिजा में इराकी जंगी जहाज बमबारी कर रहे थे। चंद घंटों के अंदर ही इराक कुवैत पर कब्जा करने की पोजीशन में आ गया। इस तमाम तरफ सूरत हाल को देखते हुए कुवैत के अमीर जाबिर सब्बाह अपना मुल्क छोड़कर गाड़ियों के काफिले से सऊदी अरब में दाखिल हो गए। अब कुवैत पर इराक का मुकम्मल कब्जा हो चुका था। कुवैत पर इराकी हमले ने पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया था, मगर सद्दाम हुसैन शायद ये सोच रहे थे कि जिस तरह ईरान पर हमले के दौरान अमेरिका और सऊदी अरब समेत कई ममालिक ने इराक की हिमायत की थी, तो इस हमले पर भी अगर वो हिमायत नहीं करेंगे तो कम अज़ कम मुखालफत भी नहीं करेंगे। मगर सद्दाम हुसैन की गलती उन्हें बहुत महंगी साबित हुई, क्योंकि अमेरिका और अरब ममालिक की फौज के साथ इराक पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था। सऊदी अरब में भी जंगी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। ऐसे में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को कहा कि वो फौरी तौर पर कुवैत पर कब्जा खत्म कर दे। पाकिस्तान और उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी ये उम्मीद थी कि जल्द अज जल्द इराक कुवैत पर कब्जा खत्म कर देगा, मगर सद्दाम हुसैन किसी भी तौर पर कुवैत पर कब्जा खत्म करने को तैयार नहीं थे और ऐसे में अमेरिका भरपूर हमले की तैयारियां कर रहा था। अब इराक पर 39 ममालिक की फौजें हमला करने के लिए तैयार थी और इन 39 ममालिक में से 14 मुस्लिम ममालिक की अफवाज भी थी, जिनमें पाकिस्तान की फौज भी शामिल थी। पर कहा जाता है कि पाकिस्तानी फौज ने इराक पर हमला करने के लिए फौजी एक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो वहाँ मुक़द्दस मकामात की हिफाजत से ये मौजूद थी। इन 39 ममालिक की फौजों में 14 मुस्लिम ममालिक की अफवाज की तादाद 2,20,000 थी, जबकि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की अफवाज की तादाद 7,75,000 थी। अगर इराक और इत्तेहादी अफवाज के दरमियान फौजी ताकत का मवाजना किया जाए तो इत्तेहादी अफवाज के पास तकरीबन 10 लाख के करीब फौजी मौजूद थे, जबकि 4,000 के करीब टैंक, 2900 जंगी लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर, जबकि बहरी फौज में 107 बहरी जंगी जहाज मौजूद थे। जबकि दूसरी तरफ इराक के पास पूरे 6 लाख के करीब फौजी मौजूद थे और इन फौजियों की मदद के लिए इराक के पास 4200 टैंक, 205 जंगी लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर भी थे। इसी जंग अजीम के बाद ये किसी भी इलाके में सबसे बड़ी फौजी मौजूदगी थी और फिर 16 जनवरी 1991 को अफ्रीका और इत्तेहादी अफवाज ने इराक पर पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। जमीन पर फौजी दस्तों और फिजा में जंगी जहाजों ने पूरी ताकत के साथ बारूद बरसाना शुरू कर दिया। हर तरफ बारूद ही बारूद था और लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। फिर जंग 43 रोज तक जारी रही और इस जंग में इराक को मुकम्मल तौर पर शिकस्त हुई। इस जंग में इराक को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इराकी फौजों और आम लोगों की हलाकत की तादाद तकरीबन 60,000 बताई जाती है, जबकि दूसरी तरफ इराक के मुकाबले में अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज को इंतहाई कम माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा। इस हमले के नतीजे में इराक को कुवैत छोड़ना पड़ा और कुवैत इराकी कब्जे से आज़ाद हो गया। इस जंग के खात्मे के बाद एटमी तवानाई के आलमी इदारे IAEA ने अपने माहिरीन की एक टीम इराक भेजी ताकि ये पता लगाया जा सके कि इराक कौन कौन से हथियार तैयार कर रहा था। जब ये माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई तो उसमें बताया गया कि इराक केमिकल और जोहरी हथियार तैयार कर रहा था। इस रिपोर्ट ने अमेरिका को चौंका कर रख दिया।
यहाँ एक बात बताते चले कि ये जो 1991 को इराक पर अमेरिका ने हमला किया था, इस हमले के नतीजे में सद्दाम हुसैन को इक़्तिदार से बेदखल नहीं किया गया था। इस जंग में इराकी फौज को तो शिकस्त हुई थी, पर सद्दाम हुसैन इक़्तिदार में बदस्तूर मौजूद थे और अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने सद्दाम हुसैन को इक़्तिदार से बाहर करने के लिए कोई खातिरख्वाह कोशिश भी नहीं की थी। शायद इसकी वजह ये थी कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी जानते थे कि इराक की कोई इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है और मुल्क में जगह जगह मुसल्लह ग्रुप कायम हो चुके थे जो सद्दाम हुसैन की फौज से लड़ रहे थे और मुल्क की शिया आबादी ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ बगावत कर दी थी। तो आखिर अमेरिका सद्दाम हुसैन को इक़्तिदार से बेदखल क्यों नहीं कर रहा था? इसकी दो बुनियादी वजूहात थी। एक तो ये कि अमेरिका जानता था कि अगर सद्दाम हुसैन को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया तो इराक दहशतगर्दों की आवाज़ का बन जाएगा जो मज़ीद आलमी बुहरान की वजह बनेगा। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अमेरिका को एक डर ये भी था कि एक मुनासिब नरम बदल के बगैर अगर सद्दाम हुसैन को इक़्तिदार से बाहर कर दिया गया तो ईरानी हिमायती याफ्ता लोग कहीं इराक की हुकूमत में ना आ जाएं। जबकि दूसरी तरफ मुसल्लह जंगजू ग्रुप मुसलसल सद्दाम हुसैन की हुकूमत की रेट को चैलेंज कर रहे थे, वो इराकी फौज पर हमले कर रहे थे क्योंकि उस वक्त इराकी फौज सिर्फ ज़मीन पर ही हमलों का जवाब दे सकती थी, वो फिजा में जाकर उन पर बमबारी नहीं कर सकती थी। जिसकी वजह ये थी कि इत्तेहादी अफवाज ने इराक में नो फ्लाई जोन कायम किया हुआ था। सद्दाम हुसैन ने उस वक्त इंतहाई होशियारी और चालाकी से काम लिया। सद्दाम हुसैन ने इराकी फ़ौज के ज़रिए अमरीकी फ़ौज से दरख्वास्त की कि उन्हें गनशिप हेलीकॉप्टर उड़ाने की इजाज़त दी जाए और इसके लिए उन्होंने ये बहाना लिया कि उन्हें अपने फ़ौजियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है। और हैरान पर बात यह है कि अमेरिका ने इस चीज़ की इजाज़त दे दी। शायद अमेरिका ने सोचा कि सद्दाम हुसैन इन गनशिप हेलीकॉप्टरों के जरिए कम अज़ कम इन्हें इनके इत्तेहादियों को तो निशाना नहीं बनाएगा। और इसके बाद सद्दाम हुसैन की फौज ने गनशिप हेलीकॉप्टरों के जरिए जहाँ जहाँ उनकी रेट को चैलेंज किया जा रहा था वहाँ पूरी ताकत के साथ हमले शुरू कर दिए, खासतौर पर अहले तशी आबादी पर तो सद्दाम हुसैन के खिलाफ बगावत कर चुके थे और इस बगावत को सद्दाम हुसैन ने कुचल कर रख दिया। और इन हमलों के नतीजे में चंद घंटों में इराक की सड़कों पर इतनी लाशें बिखरी पड़ी थी कि उन्हें उठाने वाला भी कोई वहाँ मौजूद नहीं था। सद्दाम हुसैन ने पूरी ताकत और होशियारी के साथ अपने खिलाफ होने वाली तमाम बगावतों को कुचल के रख दिया था। इराक के जिस भी कोने में सद्दाम हुसैन की रेट को चैलेंज करने की जिसने भी कोशिश की, सद्दाम हुसैन ने उसे फोड़ के रख दिया और उसके बाद सद्दाम हुसैन बदस्तूर इक़्तिदार में एक लंबे अरसे तक मौजूद रहे। और फिर 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया से अलकायदा और तालिबान से मुंसलिक लोगों को पकड़ कर अपनी बदनामी ज़माना जेल गुआंतानामो में कैद करना शुरू कर दिया और उन पर बेजा तशद्दुद किया गया। एक ऐसी अलकायदा से मुंसलिक तंजीम इराक में भी मौजूद थी जो अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुँचा रही थी और अमेरिकियों को कत्ल कर रही थी। बज़ाहिर तो ये तंजीम सद्दाम हुसैन की सरपरस्ती में काम नहीं कर रही थी, मगर अमेरिका ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि सद्दाम हुसैन अलकायदा को सपोर्ट कर रहे हैं, ओसामा बिन लादेन के साथ मिले हुए हैं। अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश मुसलसल ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि सद्दाम हुसैन के पास बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं जो ओसामा बिन लादेन या किसी भी शिदत पसंद तंजीम के हाथ लग सकते हैं, जिससे अमेरिका और आलमी अमन को मज़ीद खतरा लायक हो सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द सद्दाम हुसैन की हुकूमत को गिराना जरूरी है ताकि ये हथियार किसी भी अलकायदा या तालिबान के हाथ ना लग सके। जबकि दूसरी तरफ ओसामा बिन लादेन यह दावा कर रहे थे कि सद्दाम हुसैन एक सेकुलर नजरियात वाली पार्टी के वो सदर हैं और उनसे किसी भी किस्म का उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर अमेरिका सद्दाम हुसैन और अलकायदा को एक इत्तेहादी के तौर पर दुनिया में पेश कर रहा था और उसके कुछ इत्तेहादी अमेरिका की इस बात पर यकीन भी कर रहे थे। अब अमेरिका 1991 के बाद एक बार फिर से इराक पर हमले की तैयारी कर रहा था और इस सब उनका साथ बरताने भरपूर अंदाज में दे रहा था। इराक पर एक बार फिर हमला करने के लिए अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे ताकतवर इदारे सलामती कौंसिल की रजामंदी चाहता था, मगर सलामती कौंसिल ने इस हमले की इजाज़त नहीं दी। अमेरिका ने सलामती कौंसिल की रजामंदी के बगैर 20 मार्च 2003 को अपनी पूरी ताकत के साथ इराक पर एक बार फिर हमला कर दिया। इस हमले में उनके साथ बरतानवी फौज भी शामिल थी। अमेरिका ने फिजा में इराकी फौज पर इतनी बमबारी की कि इराकी फौज तहस नहस हो गई और इस जंग में एक बार फिर इराक को शिकस्त हुई और सद्दाम हुसैन को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया। इस जंग में अमेरिका ने भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के नतीजे में इराकी फौज और आम लोगों की हलाकत की तादाद 10 लाख से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गई थी। मगर सितम ज़रीफ़ी तो देखिए जिन केमिकल हथियारों का बहाना
बनाकर अमेरिका इराक पर हमला करने के लिए चढ़ दौड़ा था, वो केमिकल हथियार इराक से बरामद ही नहीं हुए और बाद अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश को भी इस बात का इकरार करना पड़ा कि इराक में इस तरह के कोई हथियार मौजूद नहीं थे। अक़वाम मुत्तहिदा में इराक पर अमेरिकी हमले में अमेरिकी फौजियों को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया। तकरीबन 10 लाख इराकी फौजियों और आम शहरी की हलाकत के लिए अमेरिका जैसी सुपर पावर को किसी भी फोरम पर जवाबदेह नहीं ठहराया जा सका। यूँ तो अमेरिकी हमले के नतीजे में सद्दाम हुसैन इक़्तिदार से बेदखल हो चुके थे, मगर वो अब भी अमेरिका के हाथ नहीं लगे थे। अमेरिका मुसलसल सद्दाम हुसैन को ढूंढ रहा था। फिर आखिर 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने उनकी आबाई कस्बे से गिरफ्तार कर लिया और उस वक्त तक इराक में अमेरिकी हिमायत से एक जमहूरी हुकूमत भी कायम हो चुकी थी। इसी हुकूमत के दौर में सद्दाम हुसैन को सज़ाए मौत सुना दी गई और फिर 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। ये वही सद्दाम हुसैन थे जो अब से कुछ अरसे पहले तक इराक के स्याह और सफ़ेद के मालिक थे। सद्दाम हुसैन की जीत को जिसने भी जहाँ चैलेंज किया, सद्दाम हुसैन ने उसे वहीं मोड़ कर रख दिया और अब सद्दाम हुसैन का बेजान जिस्म तख्त-ए-दार पर झूल रहा था। जो जुल्म सितम अमेरिका 1991 में इराक पर हमले के बाद ना कर सका था, और 2003 में 10 लाख इराकी की जान लेने के बाद उसने कर दिखाया। मगर इस जुल्म के लिए आज तक अमेरिका ने बाकायदा तौर पर किसी भी फोरम पर ना तो माफ़ी मांगी है और ना ही नदामत का इजहार किया है। अलबत्ता बरतानिया के साबिक सदर टोनी ब्लेयर जो इस हमले के वक्त अमेरिका के साथ थे, उन्होंने इस वाक़े पर माफ़ी का इजहार ज़रूर किया।